Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. तो आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे होपफुली। और आज मैं स्ट्रेट टॉपिक की तरफ जाता हूँ क्योंकि जैसे मैंने सेकंड एपिसोड में आपको बताया था कि जो तीसरा एपिसोड होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि पीएचडी के बारे में। तो पीएचडी के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज बताऊंगा, बेसिकली मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो डायरेक्ट पाकिस्तान से इधर आए हैं पीएचडी स्कॉलरशिप में, फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, और वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप इजीली अपनी कंट्री से, हम तो क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान से, तो इजीली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए किस तरह फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आप जर्मनी आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहें क्योंकि एंड पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट्स गो एंड टॉक टू दिस गाय कि वो आपको इन्फॉर्मेशन किस बारे में किस तरह। तो गाइज जिस सिटी में बेसिकली हम लोग हैं इस टाइम वो है ब्रेमेन सिटी, और ये सिटी सेंटर है। ब्रेमेन सिटी का, हर सिटी का एक अपना एक सिटी सेंटर होता है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज बेसिकली जो टॉपिक है वो है पीएचडी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कैसे आ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, हमारे साथ है फ़हीम भाई क्या आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले बात, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। अच्छा फ़हीम भाई, मुझे पहले तो ये अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करें। आप कहाँ से आए हैं, आपने बेसिकली आपकी प्रीवियस डिग्री के इस तरह है, और फिर आप उस तरह लेते रहते फर्दर स्टेप बाय स्टेप बताएं कि आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप को किस तरह कवर किया और आपकी जर्नी कैसे रही और किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सारों को, आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम फ़हीम अहमद है और मैं फैसलाबाद पाकिस्तान से हूँ, जैसे कि आप उमर भाई ने आपको बता दिया है। और मैंने इससे पहले एमफिल बायोकेमिस्ट्री किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान से, फैसलाबाद पाकिस्तान। और मैं यहाँ पे पीएचडी स्कॉलरशिप के ऊपर हूँ। मेरी स्कॉलरशिप जो है ये दाद/HEC दोनों का जॉइंट वेंचर है और उसके अंडर हम आए हैं। यहाँ पे आने के लिए आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। लेकिन इनिशियली मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, जैसे कि उमर पूछ रहे हैं कि आपकी जर्नी क्या थी। तो इसके अंदर आपको पहले HEC सीट्स अनाउंस करता है। HEC ने सीट्स जब अनाउंस कर दी तो HEC उसके अंदर आपके लिए एक टेस्ट अरेंज करता है, आपने वो टेस्ट देना होता है। टेस्ट देने के बाद HEC आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और आप टेस्ट से भी सक्सेसफुल है, इंटरव्यू से भी सक्सेसफुल है, तो HEC फिर आपका सारा डाटा दाद को सेंड कर देता है। दाद, कुछ लोग इसको डाट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको दाद भी बोलते हैं। ये जो डोइशे एकेडमिया एक इंस्टीट्यूट है जर्मनी का जो कि इन सब चीज़ों को डील करता है यहाँ पे जर्मनी के अंदर। जब वो डाटा आपका सारा डाट के पास चला जाता है तो डाट आपको आपका इनिशियली एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है, जो कि नॉर्मली मेरा इंटरव्यू हुआ था लाहौर में, ऑनलाइन हुआ था। तो प्रोफेसर्स का पैनल होता है, HEC का भी पहले प्रोफेसर्स का पैनल होता है, उसी तरह दाद भी एक प्रोफेसर्स के पैनल के साथ इंटरव्यू लेता है। वो प्रोफेसर्स आपसे बहुत सारी किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, आपको एवेलुएट करते हैं, आपको देखते हैं कि आप इधर आ सकते हैं नहीं आ सकते। एक को बात मैं भूल गया बतानी, आपने दाद से पहले आपने यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी होती है। आमतौर पे जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर तक एडमिशन लेने के लिए आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, लेकिन अगर आप पीएचडी में आ रहे हैं तो आपके पास एडमिशन लेटर नहीं, आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ही एडमिशन लेटर है, जो एक्सेप्टेंस आप ले रहे हैं वही एडमिशन लेटर है। तो जब आप एक्सेप्टेंस ले लेते हैं तो एक्सेप्टेंस के बाद आप दाद को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। आपने एक रिसर्च प्रपोजल, एक मोटिवेशन लेटर, साथ आपने अपना ये सबमिट करना होता है एक्सेप्टेंस लेटर, और साथ आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो आपके बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक पासपोर्ट और चीज़ें। तो वो जब आप सबमिट कर देते हैं तो दाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इंटरव्यू के लिए डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर, इन सिटीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं। लेकिन और एट अ टाइम एक ही पैनल इंटरव्यू ले रहा होता है, जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, आपको वीडियो के ऊपर इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो क्योंकि ये कोरोना की वजह से अभी भी वीडियो का सिस्टम ही चल रहा है, तो अभी भी ये वीडियो पे ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं। इन पर्सनल इंटरव्यूज़ अभी तक अरेंज नहीं हुए। उसमें कुछ प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो प्रोफेसर्स का पैनल आपसे आपके रिसर्च प्रपोजल की क्वेश्चनिंग करता है। रिसर्च प्रपोजल के अलावा आपकी मोटिवेशन चेक करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो वो ये देख रहे होते हैं कि ये बंदा पीएचडी करने के बाद पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। तो इन चीज़ों के बाद फिर वो आपका एवेलुएशन सारा कुछ ले जाते हैं। फिर उसके तकरीबन 1 या 1.5 मंथ के बाद आपका जो दाद पोर्टल होता है जिस पे आप सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, वहाँ पे आपका स्टेटस आना शुरू हो जाता है। इनिशियली अप्रूव का मतलब ये नहीं होता कि आप सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि आपका स्टेटस जो है वो अब एप्लीकेंट से ले आगे चेंज हो चुका है। या तो रिजेक्टेड है या एक स्टेप आगे चला गया, या तो आप रिजेक्टेड है या आप एक्सेप्टेड है। और उसके तकरीबन 1-2 दिन बाद आपका वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। जो रिजेक्टेड होते हैं उनके आगे रिजेक्टेड आ जाता है,
और जो एक्सेप्टेड होते हैं उनके आगे एक्सेप्टेड आ जाते हैं। उसके बाद आप कुछ भी करें वो आपको, चाहे आप रिजेक्टेड हैं तो आपको कुछ भी करें वो आपको नहीं एक्सेप्ट करते, और अगर आप एक्सेप्टेड हैं तो उससे नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है। फिर दाद एक वेबिनार अरेंज करता है। उस वेबिनार के अंदर आपको सारी डिटेल्स बताता है कि आपने क्या क्या कुछ करना है यहाँ पे आके। तो उसके अंदर आपको ये थोड़े अरसे में बता देते हैं कि आपने वीज़ा कब अप्लाई करना है। उसके अंदर आपको एक लेटर दिया जाता है, उस लेटर की बेस पे आप वीज़ा सेंटर जाते हैं। एक मैं आपको यहाँ बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता जाऊँ, अगर आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप है, लाइक यहाँ पे एक्सचेंज स्कॉलरशिप है, रेसमस की जिसे कहा जाता है, रेसमस की स्कॉलरशिप के ऊपर आप यहाँ आ सकते हैं, दाद की स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है प्रोफेसर का, ये हम बाद में जाके आपको बताएंगे कि तरीके कौन कौन से आने के। आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप है, आप जाएं एम्बेसी वाले आपको इतनी रिस्पेक्ट से रिसीव करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं खास होगा, और वो आप चाह रहे होंगे कि इस बंदे को हम वीज़ा इसके हाथ में बल्कि इसके मुंह पे मार दें। आई थिंक, सॉरी भाई मैं आपको कट करूँ, मुझे लगता है कि भाई में ये सबसे रिस्पेक्टफुल बात है। जैसे आप मास्टर्स का स्टूडेंट जब मेरे ख्याल में जब अप्लाई करता है और एक पीएचडी का, ये बड़ा फ़र्क है रिस्पेक्ट के उस पर मामले में देखा जाए। और आपका केस में मास्टर में क्या होता है? मास्टर्स में तो भाई मैं तो क्या कराची से था, तो मेरा तो इनिशियली जो ना अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आ गया था। लेकिन अगर आप देखा जाए इस्लामाबाद से अप्लाई करते हो, पंजाब वाली साइड से एम्बेसी से, तो आपको बड़ा लंबा टाइम वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं फ़हीम भाई की बात स्टोरी सुन रहा था कि सक्सेस स्टोरीज़ में एक आती है, वो मुझे यही बता रहे थे कि इनका तो पीएचडी में बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट आई, हर चीज़ बड़ी जल्दी हुई। तो इवन ऐसे ही चक्कर था, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। और इवन वीज़ा भी बड़ी जल्दी आ गया था। और वीज़ा मतलब ना आपको उसके अंदर बड़ी रिस्पेक्ट से वो उधर उठाते हैं, आपसे जो भी पूछते हैं वो रिस्पेक्ट से पूछते हैं। तो स्कॉलरशिप का इसके अंदर एक अलग बेनिफिट है, ये कंट्री स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और अगर आप स्कॉलरशिप के आए हैं तो ये समझते हैं कि आप बहुत समझते हैं, हो नहीं सकता कि यकीनी हो, तो आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। फ़हीम भाई, हाँ फ़हीम भाई, एक और क्वेश्चन ये है कि आप तो एक मुझे ये बताएं कि जैसे तो आप कोई काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कि एचएसी के अलावा, जैसे कि आपने बताया, तो आप प्रोफेसर को डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल करके और वो अप्रूव हो जाता है, कितने चांसेस होते हैं? इसमें ना आपके 2-3 तरीके हैं। पहला सबसे तरीका ये है कि आप ना प्रोफेसर को, जैसे अभी पूछ रहे हैं उमर भाई कि आपने क्या करना है, आप ना किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करें। आप देखें, अच्छा एक इसमें अंदर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ आपको, एवरी ना प्रोफेसर को कांटेक्ट कर दें। प्रोफेसर को देखें कि वो रिसर्च किस फील्ड में कर रहा है, आपकी कमांड है उस रिसर्च में। लाइक मैं बायोकेमिस्ट्री था, बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, इसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी है, इसमें एक बड़ी काफ़ी सारी फील्ड्स आ जाती है, सब फील्ड्स जो कि बायोकेमिस्ट्री की हैं। अगर मैं ऐसे बंदे को कांटेक्ट कर लूँ जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उसके रिसर्च पेपर्स पढ़े बगैर, और दूसरी चीज़ उसके रिसर्च पेपर्स पढ़े, वो रिसर्च क्या कर रहा है, उसने क्या किया हुआ है, उसने पहले किधर पब्लिकेशंस की हुई हैं, उनको डिटेल से पढ़ें। अगर मैं ऐसे बंदे को कांटेक्ट कर दूँ जिसकी रिसर्च में मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ये होगा कि वो बंदा आपसे इंटरव्यू करेगा, और वो इंटरव्यू जब करते हैं तो वो आपकी वो बाल की खाल उतार देंगे। मैं इसको दूसरा आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था कांटेक्ट। लेकिन आपकी ये जो प्रोसेस है, इसमें आप जब किसी प्रोफेसर से बात करते हैं तो वो इंटरव्यू में आपकी बाल की खाल उतार देंगे। इसमें आपका सब कुछ बेस कर रहा होगा आपके इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो वो आपको रख लेंगे और आपको अच्छे खासे पैसे ऑफर करेंगे। यहाँ पे एक डिफरेंट सिस्टम है, TVL 12, TVL 13 यहाँ के स्केल सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ में जो दिए जाते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। लेकिन आपको इजीली कम से कम 1500-1600 यूरो स्टार्टिंग सैलरी लगेगी। बल्कि बाज़ अगर आपका बड़ा अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है पहले का, तो 1800-1900 यूरो आपको आफ्टर टैक्स बात कर रहा हूँ, विद टैक्स नहीं बात कर रहा, विदाउट टैक्स आपको इतने पैसे आराम से प्रोफेसर आपको दे देगा। तो ये मोर देन इनफ है यहाँ पे। ये उमर भाई की आप पिछली वीडियोस देखें या इन्होंने बताया होगा कि किस तरह आप कितना खर्चा आ जाता है मंथली, तो ये मोर देन इनफ है मेरे ख्याल में। तो ये प्रोफेसर का प्रोसेस। और फ़हीम भाई मुझे ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, जितना ड्यूरेशन आपने ये पीएचडी करी है, तो अगर आप एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान और अभी का देखते हैं और पीएचडी में इधर आके आपको वो सिस्टम किस तरह का लगा है? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन रियलिटी में वही सेम है या आपको लग रहा है थोड़ी सी चेंज थी? मेरा ख्याल है ये मोर देन गुड है। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि मैं ना एमफिल के अंदर हमने भी रिसर्च होती है, आप सबको पता होगा जो भी पीएचडी को परस्यू करना चाह रहे हैं आगे, एमफिल के अंदर भी रिसर्च होती है। लेकिन हमारे प्रोफेसर बहुत डिफरेंट किस्म के प्रोफेसर हैं। हमारे प्रोफेसर जो होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि ये बंदा मेरे हाथ में रहे, ये बंदा कहीं निकले ना, और इतना तंग करेंगे आपको, मतलब आपको अच्छे तरीके से कुछ करने नहीं देंगे। यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। प्रोफेसर आपको फुल फ्रीडम देगा। आप सुबह 7 बजे आ सकते हो, 7 बजे आ जाओ, दोपहर को 12 बजे आ सकते हो, 12 बजे आ जाओ, आप शाम को 5 बजे आ सकते हो, 5 बजे आ जाओ। मंडे के मंडे यहाँ पे ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में सेम ही है।
या फिर आप PhD कर रहे हो, आपकी सेम ही प्रोसेस है, तो आपके हर एक जगह पे लेकिन मीटिंग का डे डिफरेंट हो सकता है। वीकली मीटिंग होती है, उसमें आपने प्रोफेसर को ये बताना है कि मैंने किया क्या एक्चुअली वीक में। आप उसमें गलत कर दें, गलत करके ले जाएं, वो बड़े खुश होंगे कि गलत करके ले गया है, लेकिन आप उसमें ये नहीं कि काम ही ना कर रहे हो, काम करें, गलत ले जाएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे आपको, एक मैं पाकिस्तान में था तो मुझे याद है मेरा एक सीनियर था PhD में पढ़ रहा था, तो वो एक दिन मुझे बता रहा था यार मैं अभी 65,000 के एंजाइम्स मंगवाने हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज़रा भी आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, लैब का इक्विपमेंट, लैब के अंदर आपको कोई भी एंजाइम्स वगैरह कुछ भी आपको मटेरियल ऑर्डर करना है, आप डिफरेंट तरीके हैं खुद ऑर्डर कर दें, नहीं तो आपकी जो लैब टेक्नीशियन है उसको कह दें, नहीं तो वहाँ पर लिखने के लिए होता है, बोर्ड वगैरह लिखे होते हैं, पड़े होते हैं, कंप्यूटर के अंदर नोट्स में लिखते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए कल, तो वो जिस दिन का आप लिखेंगे कि मुझे चाहिए, अगले दिन आपके बेंच के ऊपर आपके आने से पहले पड़ी होगी वो चीज़। तो अगले नंबर के ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे यहाँ पे फोटोकॉपी से लेके कॉपी, स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यूनिवर्सिटी पे दे रही है मुझे। तो मैं तो ये समझूँ कि सिवाय खाने पीने के और रहने के अलावा और कोई खर्चे ही नहीं है यहाँ पे। तो फ़हीम भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप फ़हीम भाई ने बताया। अच्छा फ़हीम भाई, मैं मेरे पास एक क्वेश्चन और है कि एक तो डार्ट इंडिपेंडेंट है और डार्ट HEC स्कॉलरशिप जॉइंट वेंचर है, इन दोनों चीज़ में, इन दोनों स्कॉलरशिप में बेसिकली फ़र्क क्या है, आप स्टूडेंट्स को ये काइंडली बताएंगे। अच्छा, इसमें ना दोनों स्कॉलरशिप्स जो है ना वो डार्ट ही ऑफर कर रहा है। अच्छा सही। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का फ़र्क है, एक थोड़ी चीज़ों का फ़र्क है, वो ये है कि डार्ट इंडिपेंडेंट के अंदर आप जब आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, तो उसके अंदर आपके पास बहुत अच्छी CGPA होनी चाहिए, उसके साथ CGPA तो दोनों में अच्छी होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप जब आते हैं ना डार्ट इंडिपेंडेंट के अंदर, तो डार्ट इंडिपेंडेंट जो है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डार्ट को के पोर्टल पे एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन देने के बाद आपने दूसरा स्टेप ये होता है, उन्होंने इंटरव्यू लेना उनके पैनल ने, और स्कॉलरशिप आपके हाथ में है, मतलब। लेकिन इसमें वो बहुत कम चांस है कि आपकी सिलेक्शन करें, मतलब मैं ये नहीं कहता कि 0 चांस है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, प्रोफाइल आपकी दोनों तरफ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये है कि क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया से एक ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपके जब ये सिलेक्शन करेंगे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके अंदर आपको थोड़े से बेनिफिट्स और मिलते हैं, जो कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपको कुछ मतलब सब्सिडाइज जो आपकी रिहाइश है वो आपको ज़रा ज़्यादा सब्सिडाइज मिलती है। उसके अलावा आपको किंडरगार्टन के अंदर ज़रा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। किंडरगार्टन कहते हैं क्योंकि मैरिड अपने बच्चों को लेके आता है, तो उसके अंदर आपको किंडरगार्टन के अंदर कुछ किंडरगार्टन कहते हैं जिसमें यहाँ पे पैसे मिलते हैं, किंडर बच्चों को गाइड मनी कहते हैं, तो यहाँ पे उसके अंदर आपको पैसे ज़रा ज़्यादा मिलते हैं। जो डार्ट HEC का सिस्टम थोड़ा सा उससे भी और भी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आप HEC को अचीव करते हैं, फिर आप डार्ट को अचीव करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे लेकिन ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ पाकिस्तान बेस कर रही होती है कि आपने पाकिस्तान पूरे से कम्पीट करना है। तो दोनों में तकरीबन चीज़ें सेम है। थोड़े से मैं अगर कहूँ तो डार्ट इंडिपेंडेंट के अंदर थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, डार्ट HEC जो है इसके अंदर पैसे थोड़े कम है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, अगर आप में से कोई बंदा पाकिस्तान यहाँ से वापस जा रहा है तो डार्ट HEC के अंदर पीछे आपकी जॉब सिक्योर होगी, आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाके लगेंगे। वहीं पे मैंने एक और चीज़ सुनी है, एरेस्मस जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी तरह बाकी स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। तो एरेस्मस स्कॉलरशिप बेसिकली क्या है और किस तरह आप अचीव कर सकते हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है उमर भाई आपने। यहाँ पे ना एरेस्मस के बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मेरे साथ वहाँ पे एरेस्मस के लोग PhD कर रहे हैं। एरेस्मस के भी सेम आपको वैल्यू मिलती है। दाद तो इनका अपना इंस्टीट्यूट है, एरेस्मस पूरी यूरोप को कवर करता है, तो उसके अंडर भी आपको यहाँ पे सेम वैल्यू सेम चीज़ें मिलती हैं। उसमें थोड़ा स्टाइपेंड कम है, स्टाइपेंड बाकी स्कॉलरशिप से थोड़ा सा कम है। लेकिन एरेस्मस के अंदर 2 तरह से आ जाती हैं, एक होती है एरेस्मस एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सचेंज करती हैं, एक आता है एरेस्मस पार्टनर कंट्रीज़ और एरेस्मस कंट्रीज़। एरेस्मस कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ और एरेस्मस पार्टनर कंट्रीज़ आउटसाइड द यूरोप है। पाकिस्तान भी एक एरेस्मस पार्टनर कंट्री है। तो इस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि एरेस्मस की पार्टनर कंट्रीज़ हैं। एरेस्मस के अंदर ये है कि आप एरेस्मस जो है ना वो अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देता है। आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर देखना होता है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर मैं जा सकता हूँ। ये भी अनाउंस कर देता है कि ये प्रोजेक्ट इस यूनिवर्सिटी में होगा। लाइक यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है तो वो बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट इस यूनिवर्सिटी के अंदर या इसके ऊपर काम होगा। तो अगर आप इसके अंदर चाहते हैं तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन फिल कर दें। एप्लीकेशन फिल करेंगे, आगे प्रोसेस तकरीबन हर स्कॉलरशिप का सेम है। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस लेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करेंगे, आप उसके अंदर प्रोफेसर आपका पहले इंटरव्यू लेगा। आपके पास चाहे स्कॉलरशिप है चाहे आप प्रोफेसर से डायरेक्ट फंडिंग ले रहे हैं,
दोनों सूरतों में अगर आप एक्सेप्टेंस लेना चाह रहे होंगे प्रोफेसर से, तो आपसे प्रोफेसर बाल की खाल उतारेगा, इंटरव्यू बड़ा सख्त करेगा, अच्छा। क्योंकि उसे एक बोझ नहीं चाहिए अपनी लैब के ऊपर। उसे ऐसा चाहिए कि एक बंदा लैब में आगे हाँ, बेटरमेंट वो कर रहा betterment, हो। exactly। ऐसा नहीं हो कि एक बोझ आ रही है उनकी लैब के ऊपर और वो मतलब उनकी लैब के लिए कुछ पार्ट प्ले ना कर रहा हो। कुछ चीज़ें अगर सही आपको नहीं भी आती होंगी वो आपको सिखाएंगे। वो ये देख लेते हैं कि इस बंदे में मोटिवेशन है इंटरव्यू में, तो उसे सिखाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं करेंगे कि बिल्कुल एक बंदा निल लो और उसे कहेंगे आप आ जाओ। तो ऐसा कभी भी नहीं करते ये लोग। पढ़ने के ऊपर, काम के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ऐसे ही फोकस कर रहे थे जैसे मतलब इनकी लाइफ का सबसे मेन चीज़ ही वो है। तो एरेस्मस के अंदर आप एक्सचेंज के ऊपर आए तो एक्सचेंज का थोड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, उसके लिए 6 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर आप आपके यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आए तो आप उसकी मतलब एरेस्मस के किसी प्रोजेक्ट को विन करके आए, किसी प्रोजेक्ट में आए, तो वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर आप उस प्रोजेक्ट में आएंगे। उस प्रोजेक्ट का आमतौर पर 3 साल का टाइम पीरियड होता है, उसमें आप करेंगे। तो एक और चीज़ आपको डिफरेंट बताता जाऊँ, 3 साल ही एरेस्मस में आप आएंगे अगर PhD विन करके आते हैं। डार्ड में भी 3-4 आएंगे। डार्ड HEC जो जॉइंट वेंचर है ये 4 साल का है, इसमें आप 4 साल के लिए आएंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, अप्लाई करें, उमर भाई का चैनल देखें, इसके ऊपर बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बहुत कुछ कवर करते रहते हैं, हमें यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ इनकी मेहनत को कैसे ये रोज़ाना लगे होते हैं। उमर भाई ओवर टू यू। वहीं भाई बस मैं ये अभी बस पूछना चाहता हूँ इन दी एंड कि जो इनिशियली बेसिक मास्टर्स जिसने ख़त्म किया और वो PhD स्टार्ट करें, तो बेसिक चीज़ें उनको क्या इनिशियली स्टार्ट करना, किस तरह, मतलब कौन से स्टेप्स अभी स्टार्टिंग में ले लें? अच्छा, आप एक नंबर के ऊपर, हाँ जी, तो एक चीज़ आपको मैं और बताना, सॉरी भूल गया, अच्छा हो गया बात आ गई। बाकी सारी स्कॉलरशिप्स में आपको आइट्स भी चाहिए होगा, लेकिन डार्ड HEC स्कॉलरशिप में आपको आइट्स भी नहीं बहुत रिक्वायर्ड अच्छी बात है मेरे ख्याल। तो आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अगर आपने देखना है, प्रोफेसर्स को देखना है, कुछ भी करना है, आइट्स अपने आइट्स करें। यानी कि बहुत अच्छी बात पूछी उमर भाई ने कि आपके पास क्या क्या चीज़ें पहले होने चाहिए। पहली प्री रेक्विजिट्स पूरे होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला बंदा कहेगा ये चीज़ ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या करने आ रहे हो। तो आप, और ये सीधा मुंह पे बात मारते हैं। यहाँ के प्रोफेसर ये नहीं रखते कि भाई ये बंदा जो है मेरा कोई लगता है मैं इसको बात ना करूँ, सीधा मुंह पे बात मारते हैं तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुम नहीं आ सकते। नंबर 1, अपनी टेस्टेशन वगैरह करवा लें सारी HEC से, वो आपको लाजमी यहाँ चाहिए होंगे PhD के लिए। नंबर 2, अपना आइट्स कंप्लीट करके रखें। 6.5 से 7 बैंड्स चाहिए होते, लेकिन 6.5 इनफ बैंड्स होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर अपनी जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके पास पासपोर्ट या कोई भी इसके रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मुकम्मल करके रखें। और अगले नंबर के ऊपर अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल, मतलब रिसर्च प्रपोजल पे कमांड हासिल करें और मोटिवेशन लेटर पे। और मोटिवेशन लेटर तो आप, और ये देखें कि आप जिस प्रोफेसर के पास जा रहे हैं उसकी फील्ड आपसे रिलेटेड है, मोटिवेशन लेटर उसके अकॉर्डिंग बनाएं। और दूसरे नंबर के ऊपर आप उसमें ये बताएं, रिसर्च प्रपोजल बनाएं उसके अकॉर्डिंग और उसके पास भेजें, और आपको आई होप पॉजिटिव आंसर मिलेंगे। आई थिंक गाइस आप लोगों को इस वीडियो से लाजमी इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होगी फ़हीम भाई के एक्सपीरियंस से। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। और इन दी एंड अगर कोई सजेशन फ़हीम भाई आप देना चाहते हैं लोगों को, तो स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, तो उनको आप सजेशन दे दें। मेहनत करें, आपको इसका ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मैं हाजिर हूँगा। जहाँ रहें खुश रहें, मास्क पहने, कोविड से बचें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय। उमर अहमद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।